नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। वो पंचतत्व में विलीन हो गए। उसके साथ ही तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी है। और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में आज कौन कौन मौजूद था, विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ 28 दिसंबर दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। उनकी बड़ी बेटी उपिंदर सिंह ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व पीएम की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रही। आपको बता दें कि भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफूल समेत कई विदेशी मेहमानों ने भी निगम बोध घाट पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। यहाँ करीब 1 घंटे तक पार्थिव शरीर रखा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से निगम बोध घाट तक करीब 11 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राहुल गांधी खुद शामिल हुए। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम का रुख पूरी तरीके से बदल चुका है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दिल्ली में 2 दिनों से बारिश हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने इसके लेकर अब क्या अलर्ट जारी किया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में नए साल से पहले मौसम का मिजाज बदल चुका है। पूरे दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। वहीं पारा भी 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है और लोगों का अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। इधर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी जैसे उत्तर भारत के राज्यों में भी हल्की बारिश और शीतलहर की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी विमोड के हुई गड़बड़ी के चलते पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और वहां का तापमान भी काफी कम हो गया है, जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। वहीं रविवार को भी काफी घना कोहरा और सोमवार को घने कोहरे की भविष्यवाणी भी की गई है। इस दौरान धीरे धीरे दिन का तापमान बढ़ने और नए साल पर 1 जनवरी को अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। इसी बीच पार्टियां आपस में वार पलटवार किए जा रही हैं। इसी बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अजय चौहान। केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा बीजेपी को घेरा है। बता दें कि बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सभी कामों को रोकना चाहती है जो हमारी सरकार ने किया है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लें या महिला को फ्री डीटीसी की बात करें या फिर बिजली पानी की बात करें। ऐसे मुद्दों को लेकर के आज बीजेपी को पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी संयोजक है अरविंद केजरीवाल ने घेरा है। बता दें कि संजीवनी जो योजना लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 2100 रुपए हैं उन महिला को दिए जाएंगे, पूरी महिला को, यानी कि हर दिल्ली के अंदर हर महिला को ये सुविधा है। लेकिन बीजेपी इसको रोकना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार बनेगी उसके तुरंत बाद हम इसको लागू कर देंगे। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से भी कहा गया है कि ये ऐसी योजनाएं अभी तक कहीं है ही नहीं, क्योंकि खुद उनके डिपार्टमेंट ने कहा कि संजीवनी योजना कोई जो कानून है, जो सुविधा है, वो अभी तक लागू नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो हम इसको लागू करेंगे। लेकिन उनका कहना है कि जिस तरह से हम जो महिला को दिल्ली के अंदर है, कहीं ना कहीं बीजेपी घबराती नजर आ रही है। बीजेपी का सिर्फ से तंज कहा कि जहां जहां हमारी पार्टी मजबूत है वहां पर
बीजेपी का कोई भी खाता नहीं खुल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है बीजेपी के गुंडे वहां आकर जो वॉलंटियर हमारे बैठे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उन पर भी मारपीट का आरोप लगा। उसके बाद बीजेपी ने पुलिस भेज दी। यानी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय सीधा अमित शाह को भी गिरते कहा कि जिस तरह से पुलिस बल और गुंडा बल बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, यानी दिल्ली का जो विकास है, दिल्ली की जो सुविधाएं हैं, उसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बताते हैं कि हमारी आम आदमी पार्टी कभी डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में इन सारी योजनाएं लागू की जाएगी। बता दें, अगर हमारी सरकार नहीं आती और बीजेपी अगर सरकार की बनाती है तो ये योजनाएं हमारी सारी बंद कर दी जाएगी, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे डीटीसी का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, या फिर संजीवनी योजना जो लेके आ रहे हैं, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा जाए। यानी कि कहीं ना दिल्ली को पूरी सुविधा से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। यानी जो सुविधा जो मिलता है, जो गरीब है उसको ये सुविधा मिलती है। लेकिन सवाल अब ये बनता है, क्या ये चुनावी स्टैंड है या चुनावी मुद्दा है? क्योंकि सरकारें चुनावों के समय ही बातें करते हैं, पूरी सुविधाएं देते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वो कब तक योजना लागू होंगी, इसका कहना कोई भी नेता साबित नहीं कर सकता। संजय चौहान, इंडिया वॉइस। रुक कर लेंगे अगली खबर का। खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से है, जहां राज्य शासन द्वारा शासकीय धान का जो धान खरीदी अभियान है वो लगातार जारी है। इस अभियान को लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं और ये कितना सुचारू रूप से काम कर रहा है इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। की महत्वाकांक्षी योजना किसानों की धान खरीदी चल रही है। याद है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान की खरीदी चल रही है। किसान अपना धान के उपज का धान सोसाइटियों के माध्यम से बेच रहे हैं और राज्य सरकार उसे खरीदी कर रही है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना आए, उसके लिए कलेक्टर दीपक सोनी स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सहकारिता और राजस्व विभाग की टीम बनाकर नियमित मीटिंग लेकर और नियमित सोसाइटियों की जांच की जा रही है, ताकि किसान को अपनी उपज का धान जो बेच रहे हैं वो किसी को कोई तकलीफ ना आए। याद रहे कि राज्य शासन के द्वारा जो धान खरीदी सोसाइटियों के माध्यम से गांव-गांव माध्यम सोसाइटी की जाती है, 166 सोसाइटियों के माध्यम से किसानों की धान खरीदी की जा रही है और अभी तक जो 4,41,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी, जो लक्ष्य का 50% मान्य होता है। आपको बता दें कि सरकार के ने स्पष्ट सभी जिला कलेक्टर को निर्देश है, किसान को किसी प्रकार की धान बेचने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त जितने भी जिला कलेक्टर हैं सभी लोग स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और धान में किसानों को तकलीफ नहीं आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त 1,33,000 मैट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है और राज्य शासन में जितनी मिल राइस मिल होती है उसको कस्टम मिलिंग का ऑर्डर भी दे दिया गया है, जिससे कि धान सोसाइटियों में जाम ना हो और कस्टम मिलिंग सुचारू रूप से चले हुए। इसका और इस भी है कि किसानों को किसी प्रकार का धान के बेचने के बाद भुगतान ना हो और उसके लिए देखते हुए वहाँ पर एब्जॉर्वर रखा गया है और किसानों को उनके खाते में पैसा भी लगभग 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको इसी प्रकार ये भी है कि धान खरीदी में राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके कारण कलेक्टर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक के लगभग 28 दिन की धान खरीदी का काम हो चुका है, लेकिन किसी प्रकार का भी असंतोष किसानों को देखने को नहीं मिला है। निश्चित ही राज्य शासन की जो प्राथमिकता किसान को जो दी गई है वह निश्चित ही किसानों के हित में की गई है और जो निर्देश दिए गए कलेक्टर को मॉनिटरिंग करें, जिसके कारण व्यवस्था सुचारू चल रही है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। हरदोई प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जी आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया है और कई सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन क्यों, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी आनंद त्रिवेदी। हरदोई में लगातार तबादला एक्सप्रेस चल रही है। आपको बता दें कि एसपी नीरज कुमार यादव लगातार पुलिस महकमे में तबादला कर रहे हैं। आपको बता जो लंबे समय से जो लोग कार्यालयों में तैनात थे और थाने पे तैनात थे तो उनका वहाँ बोलबाला हो गया था, लेकिन नीरज कुमार यादव जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये उनकी जब देखा उनका टाइम ज़्यादा हो गया, उनको उठा के इधर से उधर कर दिया। आपको बता दें कि 36 घंटों में लगभग 340 पुलिसकर्मियों के तबादले हो चुके हैं। आपको बता दें कि जो कोतवाल शहर थे उनको भी हटा के DCRB में कर दिया गया है। जो कासिमपुर थाना प्रभारी थे विद्यासागर पाल, उनको शहर कोतवाल बना दिया गया है। वही शहर कोतवाली के राधानगर चौकी इंचार्ज पैसे के लेन देन में उनके ऊपर मामले आए थे। जब शिकायत उनकी हुई उसको पुलिस अधीक्षक ने उनको तत्काल प्रभाव से विनोद शर्मा को निलंबित कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब और कितने लोग
बचे हैं जो अभी पुराने हैं, काफ़ी समय से यहाँ टिके हुए हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। वहीं खबर जालौन से है, जहां प्रशासन एक बार फिर से मुस्तैदी से काम कर रहा है। जी आपको बता दें कि अधिशासी अभियंता को एक मामले में निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्यों सस्पेंड किया गया है अभियंता को, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विष्णु पांडे। लोक निर्माण विभाग पर की गई बड़ी कार्रवाई, जहां लोक निर्माण विभाग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अधिशासी अभियंता सहित 2 अन्य अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जनपद जालौन का है, जहां जनपद जालौन में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया था, जहां सड़क निर्माण में हेराफेरी कर अवैध तरीके से सरकारी धन निकालकर उसका बंदरबांट कर लिया गया था, जिसके बाद अधिशासी अभियंता अमित सक्सेना सहित 2 अन्य अवर अभियंताओं पर निलंबित की कार्रवाई कर दी गई है। वहीं जहां प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से जिले में अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। यूपी की सियासत से ये होर्डिंग वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला लखनऊ से आया, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई, जिसके बाद से यूपी की सियासत फिर से गर्मा गई। क्या कुछ लिखा हुआ है उस होर्डिंग में, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी निखिल रस्तोगी। पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर वॉर देखने को मिला। आपको बताते चले, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था अंबेडकर को लेकर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर वॉर देखने को मिला है। बात करें तो लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर पोस्टर लगे हुए देखने को मिले, जिस पोस्टर में लिखा था हक है दम है, अम्बेडकर है तो हम है। ये लगातार समाजवादी पार्टी का अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता तौहीद खान द्वारा लगाया गया है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में भी कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था। बसपा की बात करें तो बसपा ने भी अम्बेडकर के बयान को लेकर अमित शाह के द्वारा जिस तरह बयान दिए गए। खबर रायबरेली से है, जहां आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। जी आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है और किसके यहाँ पे ये कार्रवाई की गई है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राजू तिवारी। आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। बता दें कि लगभग 200 करोड़ की आयकर चोरी करने वाले व्यवसायियों के ऊपर ये कार्यवाही की गई है। ऐसे में 4 कारोबारियों के खाते सीज किए गए हैं और 12 और अन्य बकायेदारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बता दें कि 200 करोड़ की बकायेदारी में मात्र अभी तक 2.5 करोड़ रुपए की वसूली हो पाई है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से कार्यवाही देखने को मिली है, ऐसे में कारोबारियों में ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से आयकर विभाग के द्वारा ये कार्यवाही की गई है, आने वाले समय में जो और अन्य बकायेदार हैं उनके ऊपर भी ये कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी या ऐसे ही जांच कर पन्नों में दफन कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये आयकर की चोरी का मामला सामने आया है, कहा जा सकता है कि 200 करोड़ रुपए की वसूली आयकर विभाग को होनी है और इतने बड़े बकायेदार लगातार आय विभाग की चोरी कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आयकर विभाग की कार्यवाही चल रही है, उसमें आयकर विभाग के द्वारा बताया गया है कि लोगों की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया जा रहा है और कुर्की की भी कार्यवाही की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि 12 अन्य जो बड़े बकायेदार हैं उनकी स्क्रीनिंग का कार्य चल रहा है और पैनल गठित कर दिया गया है। उनके द्वारा इस तरह से बकायेदार जो हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। अगली खबर झांसी से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों की गई, किसने एफआईआर दर्ज करवाई है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी में मूंगफली के केंद्रों पर किसानों को काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने इसकी शिकायत कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से की थी। जिसके बाद गुरुवार की दोपहर प्रदीप जैन आदित्य कई किसानों को लेकर मूंगफली से भरे ट्रैक्टरों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचते हैं, जहां पर वो धरना प्रदर्शन भी करते हैं। जिसके बाद शाम को एक चौंका देने वाली बात सामने आती है, जिसमें पता चलता है कि प्रदीप जैन सहित 50 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठने वाले एक होमगार्ड सिपाही द्वारा तहरीर दी गई है कि प्रदीप जैन अपने साथ 4 से 5 ट्रैक्टर लेकर आए थे जिन पर नंबर प्लेट नहीं थी। उन ट्रैक्टरों को जब रोका गया तो पुलिस और वहां पर जो होमगार्ड वाले थे उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिसके बिहाफ से पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया है। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शुक्र मोहम्मद। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद सियासत शुरू हो गई। आपको बता दें कि इसे लेकर सियासत इस तरीके से की जा रही है कि पूरा माहौल गर्म हो गया है। क्या कुछ ये नया बवाल हो रहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें दिल्ली के निगम घाट पर अंतिम विदाई दी गई और उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया। इन सब के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि स्थल और स्मारक बनवाए जाने को लेकर सियासी झगड़ा भी चलता रहा। नवजोत सिंह सिद्धू ने समाधि स्थल राजघाट पर बनाए जाने और उनका स्मारक बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उनकी समाधि स्थल को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी की यह सोच सही नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद यूपी प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी समाधि स्थल को लेकर सियासत कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे संस्कारी प्रधानमंत्री थे और उनके सम्मान के साथ ठेस पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनके परिवार की जो भी इच्छा है उसे पूरी होनी चाहिए। उनकी समाधि स्थल राजघाट पर ही होनी चाहिए और साथ ही साथ उनके सम्मान में स्मारक बनवाया जाए। बसपा चीफ मायावती ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक और समाधि स्थल को लेकर बड़ी मांग किया। कहा कि जहां भी उनके परिवार की इच्छा है समाधि स्थल बनवाई जाए और साथ ही साथ उनके सम्मान में स्मारक भी बनवाया जाए। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि स्थल और स्मारक को लेकर सियासत चलती रही, वहीं दूसरी तरफ उनके अंतिम संस्कार में विदेश, देश और प्रदेश के नेताओं ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में सपा के पूर्व मंत्री और सजायाफ्ता गायत्री प्रजापति के करीबियों ने सरोजनी नगर हरिहरपुर में करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग कर डाली है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ और कैसे ये खुलासे में आया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के करीबियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। आरोप है कि पूर्व मंत्री के करीबियों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर डाली। यह जमीन करोड़ों रुपए में आकी जा रही है। दरअसल बीते दिनों राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील अंतर्गत हरिहरपुर गांव में मंडलायुक्त रोशन जैकब ने सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया था। इन जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था। इसकी हकीकत जानने के लिए मंडलायुक्त रोशन जैकब हरिहरपुर पहुंची, जहां पर देखा कि करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने प्लॉटिंग कर डाली है। इस कब्जे से रोशन जैकब आग बबूला हो गई। यह अवैध रूप से प्लॉटिंग पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की करीबी गुड्डा देवी और उनके सहयोगियों ने की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त रोशन जैकब ने गुड्डा देवी और अन्य भूमाफियाओं पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। हालांकि गुड्डा देवी जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की राइट हैंड मानी जाती है। फिलहाल इस आदेश से कहीं न कहीं पूर्व मंत्री
गायत्री प्रसाद प्रजापति की करीबियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर एनकाउंटर में हुए 3 खालिस्तानियों की मौत मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि मौत के बाद इसमें एनआईए की एंट्री हुई थी और लगातार जांच जारी थी। और अब इसमें क्या नया खुलासा हुआ है, विस्तार से बता रहे सहयोगी अमित पाल। पीलीभीत में हुए 3 खालिस्तानियों को लेकर करके बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है। जैसे कि आपको बता दें, सोमवार को सुबह 5 बजे जहां 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर किया गया था, जिसको लेकर करके मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच बैठ गई है। जैसे कि हमको बताते चले, विजय वर्धन मजिस्ट्रेट के द्वारा है जो कि आदेश एक नोटिस जारी किया गया, उसमें जो कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों व एसपी सहित जिन जो मौके पर मौजूद थे, जो पुलिसकर्मियों के द्वारा एनकाउंटर किया, उनके ऊपर जांच के लिए आदेश किया गया। जैसे कि हमको बता दें, और जो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उसको भी मजिस्ट्रेट में कोर्ट में जाकर करके बयान देना पड़ेगा। जैसे कि हमको बताते चले, पूरनपुर में जो 3 एनकाउंटर हुए थे, जिसको लेकर करके बड़ी कार्रवाई आई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, जो जांच बैठ गई है। फिलहाल इसमें जो पक्ष खालिस्तानी के थे वो भी 3 जनवरी तक जो है कि अपना जो पक्ष रख सकते हैं, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। और जिसमें कोई भी व्यक्ति जो साक्ष्य के बारे में या एनकाउंटर के मामले के बारे में जो कुछ जानता है वो भी बयान दे सकता है, वो भी पेश हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जांच बैठी है उसमें जो है कि कोई भी व्यक्ति अगर मामले के बारे में जानकारी रखता है वो भी जो है कि अपना बयान दर्ज कर सकता है कोर्ट में जाकर करके। और जिसके द्वारा कि मजिस्ट्रेट जो विजय वर्धन है, जहां पर एनकाउंटर हुआ था, वहां पर जाकर के रिएक्शन करेंगे, जांच मुआयना करेंगे कि किस तरह से क्या मामला सामने आया था। फिलहाल देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और उत्तराखंड के पहाड़ सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। लेकिन आगे कुछ दिन कैसा होने वाला है उत्तराखंड का मौसम, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फ की सफेद चादर बिछनी शुरू हो चुकी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर जरूर पर्यटकों को कहा जा रहा है। साथ ही ऐसे हिल स्टेशनों पर या फिर दूसरे जो शहर हैं जहाँ पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है, वहाँ पर प्रबंध करने का काम भी प्रशासन कर रहा है, ताकि आम जनता की परेशानियां भी कम हो सके। ये कहा जा सकता है कि नए साल से पहले जो बर्फबारी हो रही है, ये उत्तराखंड में पर्यटक उद्योग के लिए, पर्यटन जो उद्योग है उसके बढ़ावा देने के लिए काफी मददगार साबित होगी। लोग यहाँ पर आने के लिए लालच भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा प्लान यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ताकि परेशानी पर्यटकों को ना उठानी पड़े। साथ ही ये कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। साथ ही पर्यटकों को भी आगाह कर रहा है कि वो यहाँ पर जरूर आए, लेकिन सावधानी बरतने का काम अवश्य करें। यानी गर्म कपड़े साथ लेकर आए, मेडिसिन दवाओं से संबंधित जो परेशानी उसको भी अपना ख्याल जरूर रखें, ताकि उन्हें परेशानी यहाँ पर ना हो। और इसके अलावा जो प्रशासन जिला प्रशासन गाइडलाइन दे रहा है उसका पालन अवश्य करें, ताकि उनका नए साल के मनाने वाला जश्न सही तरीके से हो सके। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।